दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 12th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, तो बोर्ड में आने के चांसेस इसके ज्यादा है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को दे देगा या फिर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछ लेगा। तो ये सब अगर आपको पूछा तो आप इसके मदद से आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता था तो आज के वीडियो के बाद वो एकदम डेफिनेटली इजी हो जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जो था वो एक प्योरली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उसका रियल में कुछ एग्जिस्टेंस नहीं था, वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हमें उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट से स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन खुद एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। इट मींस दैट कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा इसका पढ़ने का इंटेंशन क्या है? हाँ, तो ये बात सही है कि उससे बताया हुआ जो स्ट्रक्चर हमें पता चलता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनार है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन बताता है तो वो राइट रहता है, मतलब कि वो सही है। तो आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी भी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो जो है ना कि 3 प्रकार का है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से पहले हमें ये पता चलेगा कि चल जाना चाहिए, ये 3 चीज को मेनली क्लासिफाई करता है। ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपके बुक में नहीं दिया रहेगा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको छोटे से वीडियो में कैसे पूरा चीज समझ में आ जाए, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जो कि 3 तरीके के लिगेंड्स को स्प्लिट किया गया है। लिगेंड्स को 3 तरीके से बताया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। पहला क्या होता है? तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, फिर आ जाता है एवरेज लिगेंड्स, फिर आ जाता है वीक लिगेंड्स। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है उसके पास, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है अपने पास। ऐसे लिगेंड्स जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बोलते हैं। एवरेज लिगेंड्स मतलब कभी वो डोनेट करेगा और कभी नहीं करेगा, ये होता है एवरेज लिगेंड्स में। और वीक लिगेंड्स में क्या होता है कि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइलोजन्स आ जाएगा, हाइलोजन्स यहाँ पर आ जाएगा वीक लिगेंड्स में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO आ जाएगा, CN आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, इथिलीन डायमाइन आ जाएगा। तो ये सब अगर लिगेंड्स आपने देखा तो समझ जाओ कि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एक सबसे बड़ा फैक्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये है कि वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको ये पेयर करा देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देता है। तो ये काम है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का। एवरेज लिगेंड्स है कि समटाइम पॉजिटिव दिखाएंगे, समटाइम नहीं दिखाएंगे, तो इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आए ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देते हैं, मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस बनते चले जाते हैं। तो हमें ये सब लिगेंड्स का याद रखना है। जब ये लिगेंड्स है ये समझ लीजिए कि ये हमारे इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इन लोग स्टार लोग हैं, इन लोग के बारे में हमें याद होना चाहिए। अगर ये कहीं पर भी आपको दिखे तो आपको समझ जाना कि पेयरिंग कराना है भाई। अगर पेयरिंग नहीं कराए तो आपका डेफिनेटली आप जितने भी हाइब्रिडाइजेशन निकाले रहोगे वो गलत हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी गलत हो जाएगा, ओके। तो और जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट गलत हो जाएगा, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा अगर आप इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो। तो अगर आपको पता चला कि हाँ ये 1 2 3 4 में से कहीं पर कुछ भी आया,
इसमें से अगर कुछ आया तो समझ जाओ कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इसके कुछ अलग से इफेक्ट भी होते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। ओके, तो अभी तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ करते हैं। ओके, तो देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बेसिकली हमें 3 चीज बताता है। हाइब्रिडाइजेशन बताता है हमें, मैग्नेटिक मोमेंट बताता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताता है, और एक सबसे मेजर चीज जो है वो हमने यहां पर भूल गए लिखना, वो है स्ट्रक्चर। तो जो अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता कर लेते हैं तो हम उसके जरिए कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने में सक्षम हो जाएंगे, हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, और हम उसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है। तो आपको ये सब चारों चीज मैं आपको एग्जांपल एक लूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा उसके अभी आप अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखोगे, जो न्यू वाला टेक्स्ट बुक आया है उसमें भी बहुत ज्यादा ये सब डिटेल में नहीं बताया है। तो मुझसे जहां तक हो पा रहा है मैं वहां तक करूंगा, जहां आप एकदम मैं गारंटी देता हूं कि आज अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा। ओके, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी बीच में आने वाले हैं, तो वो हम लोग वहां आगे जब आएंगे तो आपको धीरे धीरे सीखते जाना है। ओके, अभी आपको मैं अगर बता दिया कि नहीं ऑर्बिट्स क्या है, वो सब कैसे हो जाएंगे, पेयरिंग कैसे होगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, धीरे धीरे हमारा सब हर एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक एग्जांपल नंबर 1, K4 FeCN6। हमने सबसे पहला एग्जांपल अपना ले लिया K4 FeCN6। अब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है भैया, इसके अंदर काउंटर आयन है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चारों चीज हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, आप हम सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर का समझ लो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले इस सेंट्रल मेटल एटम का मतलब कि फेरस का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स जो है ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -4 चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम लोग फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो X प्लस साइनाइड का कितना होता है, एक साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड के ऊपर कितना होगा, -6 होगा। आप इस तरीके से -6 लिख लो, इज इक्वल टू -4। तब आप देख चुके हो कि आपका X जो है वो 2 आ गया है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है। अब आप इस ऑक्सीडेशन नंबर को अपने मन में मतलब कि ठीक है यहाँ पे है, मैं मिटाता नहीं हूं। अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए ना, अभी फेरस का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का मैं आपको एक और भी रूट बता दे रहा हूं कि जो ये वाला होता है 1s 2s 3s 4s एंड 5s, 2p 3p 4p एंड 5p, 3d 4d एंड 5d, 4f एंड 5f। आपको इस तरीके से एक पैटर्न बना लेना है। इस तरीके से पैटर्न बनाने के बाद मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि एक ऐसे ऐसे एरो बनाते जाओ,
ये एरो में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीज ध्यान से करना। बहुत बार मिस्टेक होता है, बहुत बार मिस्टेक होता है ये चीज। आप एक बार घर पे बना के ये चीज देख लो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सीटी में एक ना एक क्वेश्चन इसके ऐसे आएंगे जिसमें आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका निकालना ही पड़ेगा। तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि घर पे एक दो बार इसको प्रैक्टिस करके जाना। और रफ सीट आपको मिलेगा सबसे पहले, ऑनलाइन एग्जाम है ठीक है, रफ सीट आपको आधे घंटे पहले मिल जाएगा। और रफ सीट आप मिलेगा तो आप सबसे पहले ये चीज इतना बना लेना, उसमें कोई कॉपी करने का वो कॉन्सेप्ट आता ही मैं कॉपी किया। आप ये चीज बना के रखना, क्योंकि आपको पता है कि आगे ये चीज आपको बनाना पड़ सकता है। तो ऐसे बेसिक चीज जो रहता है पेपर के पहले बना लेने का, रफ वर्क में बना लो, कोई कॉपी तो कर नहीं रहे हो। हाँ, अगर हम इतना चीज बना लिए, देखो ये इतना चीज आप याद रखो, ये इतना आपने याद रखा। अब आप समझो कि आप गए हो मंदिर, और मंदिर के स्टेयर पे कुछ भिखारी बैठे हुए हैं, कुछ बेगर्स बैठे हुए हैं, आपको उनको हेल्प करना है, आप उनको कुछ पैसे देना है। हर एक भिखारी को आप एक लिमिटेड मनी दे सकते हो, तो अगर हम लोग फेरस का निकाल रहे हैं तो फेरस का एटॉमिक नंबर होता है 26 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अब देखो हम उसको पहले पैसे देते जाते हैं। एस के पास हम कितने रुपए देंगे, एस की कैपेसिटी भाई 2 की है, हम उसको 2 से ज्यादा नहीं दे सकते। उसको 2 दिए, उसका घर अच्छा सा चल रहा है, उसको 2 रुपया दिए, उसका घर अच्छे से चल रहा है। अभी हम 2 देने के बाद में यहां से एरो तक गए, फिर वही एरो से रिटर्न आ गए, और फिर इस जगह पे आ गए। ऐसा नहीं कि हम इस तरीके से उल्टा नहीं जाना, यहाँ पे देने के बाद फिर यहाँ पे रिटर्न आना। तो 2s को फिर आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि भैया एस है, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। हमारे पास 26 रुपए थे, हमने उसमें से 4 रुपए दे दिए। अभी फिर हम एरो तक गए, फिर राउंड मार के यहाँ पे आ गए। हाँ, अब हमको पी को देना है। पी की कैपेसिटी कितनी होती, 6 की कैपेसिटी होती है। हम उसको 6 रुपए दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा पैसा बांटना है भाई, हमारे पास अंधा पैसा है, हमको पैसे बांटना है। 26 रुपए है हमारे जेब में, हमको पूरे पैसे बांट के वहां पे जाना है। तो आप यहाँ पे 2 रुपए दिए, उसके बाद आप 2p के पास में आए। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 6 होता है। आप उसको 6 इलेक्ट्रॉन दो, 6 इलेक्ट्रॉन दे दो। कितना हुआ, आपने उसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके बाद 2 दिया, यहाँ पर 6 दिया, आपने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब फिर आप उसी लाइन में आओगे तो फिर एस भी पड़ रहा है वही लाइन में, आपने एक को दिया, अब दूसरे को भी देना पड़ेगा। तो आप इसको भी कितना दे दोगे, एस है भैया, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, आपने इसे 2 दिया। ओके, अब आपने कितना दे दिया, 2 2 4 2 6, और 6 का 6 6 दूनी 12। आपने 12 ही इलेक्ट्रॉन पूरे बांट चुके हुए, आपके पास 26 है। अभी आप वापस से इस एरो तक आए, फिर एरो से रिटर्न हो गए, फिर इस जगह पे गए, तो भैया हमें 3p मिल गया। अब p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 6 की है, तो हम यहाँ पर वापस से इसको 6 रुपए दे देंगे। कितना हो गया, 12 6 18 हो गया, हमने 18 रुपया बांट दिया। अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 8 रुपए और बचे हुए हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे, 26 से ज्यादा हमें नहीं देना है। तो हम इसे 6 दे दिए, अब हम इसको 2 और देंगे, यहाँ पे 4p को 2 देंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है एस का। हमने यहाँ पर भी 2 रुपया दे दिया। अभी हमारे पास सिर्फ 6 रुपए बचे हैं। अब हम डी के पास पहुंच गए। अब डी एक बहुत बड़ा वाला भिखारी था, उसको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी, तो हम डी को उतने तो नहीं दे पाएंगे जितनी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम उसको दिए उतना तो हम उसकी जगह पे बैठ जाएंगे, समझ रहे हो। अगर हम उसको पूरे पैसे दे देंगे तो हम उस सीढ़ी पे बैठ जाएंगे कटोरे लेके। तो इसमें से हमें बहुत ज्यादा, अभी हमारे पास सिर्फ 6 रुपए बचे भाई। हम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी डी का कितना होता है, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 10। हमारे पास 10 तो नहीं, हम 10 नहीं देंगे, हमारे पास 6 था, हम तुमको 6 दे दिए, उतने में खुश रहो। बहुत बार ऐसा होता है। ओके, तो ये आपने इतना दे दिया, ये आपने 26 रुपए थे, 26 रुपए आपने भिखारियों में इन्वेस्ट कर दिए। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से निकालोगे, एक वर्टिकल लाइन मारते जाओ, कुछ इस प्रकार से। अब आप देख लो, आपके वर्टिकल लाइन में सबसे पहले क्या आता है, 2 आया, फिर उसके बाद यहाँ का 2s का 2 आया, और 2p का 6 आया, 6 2 8 हुआ, 8। अभी यहाँ पर 3s का, 3p का और 3d का 6 6 2, 6 6 2, कितना हो गया, 14 हो गया। ये 14 हमने यहाँ पर लिख दिया।
अभी हम 4s के पास में आए, इस वाले लाइन में आए, लास्ट वाले में, तो 4s में खाली अकेले s के पास में ही 2 है, और सब तो वैकेंट है, अभी और सब में नहीं दिए, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं थी, तो हमने 2 दिया। तो ये रहा हमें फेरस का सेंट्रल मेटल एटम, जो हमने फेरस लिया था उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। तो ठीक है, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट नोट कर लेना। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट तो नहीं था, बट मैं आपको ये चीज करा दिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर रहे हो? चलो मिटा देते हैं इसको। हमें फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, हमें ये पता है। हमें ना अभी नियरेस्ट नोबल गैस है जो फेरस के नियरेस्ट नोबल गैस में करना है, चाहे वो पीछे के नोबल गैस हो, चाहे वो आगे के नोबल गैस हो। अगर इसके हम आगे की बात करेंगे, 26 का आगे वाला नोबल गैस, तो वो 36 पे आता है, और पीछे वाला कितने पे आता है? 18 पे आता है। तो नियर बाई में उसके 18 वाला सबसे नियर में है, तो हम लोग एर्गन के टर्म में निकालेंगे। अब हम नोबल गैस के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, किसके टर्म में निकालेंगे? नियरेस्ट नोबल गैस के टर्म में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। फेरस का अगर हम निकालना चाहें तो फेरस का ऐसा हो जाएगा, एर्गन, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, अभी हमारे पास बचा कितना? 8 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बचा हुआ है। 3d4s, ये आप याद कर लो, आपको यही एग्जाम में आने वाला है और कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो ये चीज आप याद कर लो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ टाइम सेंट्रल मेटल एटम जो होता है 21 से लेके स्कैंडियम से लेके और लास्ट जिंक तक इतने ही देने वाले हैं, और उनके पास वेरिएशन नहीं है। आपके बुक में वेरिएशन नहीं है, आपके बुक में वेरिएशन नहीं, तो आप कहां से वो चीज करोगे? आपको ये चीज याद रखना कि कभी भी वो 21 से लेके 30 तक के बीच में देंगे, तो आपको हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही निकालना है। 18 यहां दे दिए और 2 इसको दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और डी को आप कितने दोगे? डी को आप कितना दे सकते हो? 10 दे सकते हो ना। तो 18 2 20 10 30, तो 30 तक के हमने ये समझ लो कि 30 तक इलेक्ट्रॉन हम इसमें दे सकते हैं। तो हम लोग 1 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके थ्रू बता सकते हैं। ओके, तो अगर हम आप 3D पे आए, अब जैसे 26 इसका है, हमने 18 यहां लिख दिया, तो हम सबसे पहले 4s को देंगे। वो हमने ऐसा रो बनाया था ना, उसके अंदर प्रेफरेंशियल ऑर्डर में 4s पहले आता है, तो हम इसको भैया 2 दे दिए यहां पर। अब ये कितना हो गया? 18 2 20 हो गया, 20 6 26। अब ये हो गया फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। ये हो गया फेरस का हमें सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर एक बार अपना फिर से नजर घुमाते हैं। तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस कॉम्प्लेक्स में से सेंट्रल मेटल एटम के निकालने हैं। भैया यहाँ फेरस तो है नहीं, यहाँ पे फेरस नहीं है तो क्या है? यहाँ Fe2+ है। क्या है? Fe2+ है। 2+ क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2+ का है। ये 2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट इस सेंट्रल मेटल एटम में दिखा रहा है। तो हमें फेरस का नहीं चाहिए, हमें फेरस 2+ का चाहिए। तो 2+ मतलब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दिए हैं, उसने अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, उसने निकाल दिया है। तो आप भी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s2 के। समझ रहे हो आप? अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सेंट्रल मेटल एटम के इस चीज का है। अब आप देखो, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हम सबसे पहला चीज निकालने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखो, ये 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 3D का सेल बनाना पड़ेगा, 3D। ये हो गया भैया 3D, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। 4s, जिसके पास अभी 0 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 2 लेकिन अब नहीं बचे। हमें इसका निकालना है, फेरस का तो निकालना नहीं है। और यहां पर आ जाता है 4p, जिसके ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप ये चीज ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, कभी भी ये ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है, समझ रहे हो? ये ऑर्बिटल्स है,
और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 में कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 10 का है। तो हमने ये ऑर्बिटल को 5 बनाना पड़ेगा, 5 डब्बे का बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो डी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है और डी में हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। उसके बाद 4s की अगर हम बात करेंगे तो 4s के उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम दे सकते हैं और एक डब्बे में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो हमने उसके पास में सिर्फ एक ही डब्बा बनाया। और वैसे ही सेम टू सेम अगर पी की बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 डब्बे की आवश्यकता है। और हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोग हुंस रूल के हिसाब से भरेंगे। हुंस रूल बोलो या फिर हंड्स रूल बोलो, जैसे आपका प्रोनाउंसिएशन है, समझ रहे हो? तो हमें हंड्स रूल के हिसाब से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है। हाँ, फिलअप करेंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज है हम उतना ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हंस का कहना यह था कि हम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देते चले आएंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तब हम पेयरिंग करेंगे। समझ रहे हो? हम एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सबको देके चले आएंगे, सबको प्रसाद बांट देंगे। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा बचा तो हम रिटर्न आके वापस से बांट देंगे, है कि नहीं? तो हंस चाचा का क्या कहना था कि सबसे पहले हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5। हमने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम वापस से रिटर्न आएंगे और पहले वाले को ही पेयर कर देंगे। समझ रहे? अगर एस के पास तो है नहीं, पी के पास तो है नहीं, आप समझ रहे हो? अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो समझ लो आप किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अब एक स्टेप और हाइब्रिडाइजेशन हमारे हाथ में। ये कॉन्सेप्ट सब में, इतना कॉन्सेप्ट तो सब में कॉमन आएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आएंगे तो कुछ अजीब होगा। और वो क्या अजीब होगा कि जब भी साइनाइड है, आप देख सकते हो मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन कौन से बोले थे। एक बोला था CO बोला था, CN बोला था, NH3 बोला था और इथिलीन डायमाइन। अगर ये चारों में से कोई भी आएंगे, ये चारों में से कोई भी लिगेंड्स अगर इसमें मौजूद रहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो एक अनोखा चीज होगा जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग होगा। क्या होगा? पेयरिंग होगा। कैसे पेयरिंग होगा वो मैं आपको वापस से बता रहा हूं कि पेयरिंग इस तरीके से होगा। अब देख रहे हो कि ये सिंगल 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 है, इनको अभी मिंगल करने की बारी आ गई। इनको हम अब पेयरिंग करेंगे, इनकी अब शादी कराएंगे दूसरे से। अब आप देख रहे हो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भाई सलमान खान है इस ग्रुप का। मैंने बोला ना स्टार्स होते हैं इन लोग। अगर ये सलमान खान है तो इनके डर की वजह से ये सब चीज दौड़ते हुए पेयर हो जाएंगी। हम अकेले रहते हैं तो हम डरते हैं, सॉरी, हम अकेले रहते हैं तो हम डरते हैं, लेकिन अगर हम किसी के साथ में खड़े रहते हैं तो हमें नहीं डर लगता है। उसी प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज करोगे तो ये जो चीज है ये पेयर होके इसके पास आ जाएगा। अभी चलो एक की पेयरिंग तो करा दिया, ऐसा नहीं कि कोई लिमिट है कि एक का ही पेयरिंग कराए या 2 का ही पेयरिंग कराए, वो सबका पेयरिंग कराएगा जब तक सब पेयर नहीं हो जाते हैं। और अगर नहीं है इलेक्ट्रॉन तब उसे भाई अकेला रहना पड़ेगा। वो फिर उसके कुछ नहीं हो सकता, वो अकेला ही रहेगा, वो सिंगल ही रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर करके यहां पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब आप देखो पहले क्या थे और इसकी वजह से क्या हो गए। पहले कैसे थे, अभी कैसे हो गए। पहले यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, अभी सब फिलअप हो गए। ओके, तो अगर आप देखोगे तो अभी देखो सब पेयर हो गए भाई। अब क्या करें, पेयर हो गए, अब क्या करें। हाँ, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन हाथ में मिल गया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखता रहेगा। अब आपको एक चीज और करना है कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच हैं। 6 लिगेंड्स है, कितने लिगेंड्स अटैच रहेंगे उतने खाली डब्बे को आपको कंसीडर करना है। 6 लिगेंड्स नहीं है, अगर आपको 6 लिगेंड्स उसके साथ बॉन्ड बना मतलब 6 है तो आपको 6 खाली डब्बा निकालना है। हाँ, और खाली डब्बा यहां से शुरू करेंगे 3D की तरफ से, इस तरफ से खाली डिब्बा शुरू करेंगे और लास्ट तक हेरेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक बना के निकालते चले जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो हमें 6 डब्बा खाली चाहिए, तो 1 डब्बा ये, 2 डब्बा ये, तो हमको डी के कितने डब्बे मिले, 2 डब्बे मिल गए। एस का 1 ले लेते हैं क्योंकि एस के पास 1 ही है, एस का 1 डब्बा ले लेते हैं, मतलब एस ले लिए। और पी के कितने ले लेंगे, पी के हम लोग लेंगे 3 लेंगे। अब आप देख सकते हो कि 2 इसके लिए 1 इसके लिए 3 हो गए और 3 इसके हो गए, 3 3 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड्स। तो हम 6 डब्बा खाली लेंगे तो हमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है।
आप इतना पहले नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिए। अब आप देख रहे हो कि इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, क्या मिला है, D2sp3। D2sp3 के हिसाब से स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्ट्राहेड्रल हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, हमने स्ट्रक्चर निकाल लिया। देखो ऐसा स्ट्रक्चर के लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक फॉर्मूलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास ये स्पेसिफिक फॉर्मूला जैसे D2sp3 एक टेबल है, वो टेबल को मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट इधर पे ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि D2sp3 जो है ये एक ऑक्ट्राहेड्रल है। ऑक्ट्राहेड्रल के खाली आपको ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है और उसके सामने क्या लिखा हुआ है। अगर उसके सामने ऑक्ट्राहेड्रल लिखा है तो मतलब हाँ उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्ट्राहेड्रल हो गया। ये चीज वही खाली स्ट्रक्चर के लिए हमें इतना बड़ा पूरा ढपोसला बनाना पड़ा कि इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, सब कुछ भी रियलिटी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ अगर है स्ट्रक्चर निकालना है तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आपको ये निकालना पड़ेगा। तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें D2sp3 मिल गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन मिल गया और स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल। हमें दो चीज, मैं स्ट्रक्चर का वो अभी टेबल बना देता हूं इस तरफ, इसके बाद वाले एग्जांपल के पहले ही मैं बना दूंगा। अभी पहले मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना सिखा देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखा देता हूं। ओके तो ये चीज मिटा देते हैं, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो हमें भैया एन का वैल्यू पता होना चाहिए। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें पता है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। एन का वैल्यू हमारे पास 0 है, हमने एन का वैल्यू निकाल लिया। एन का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है √of म्यू इंटू n+2, सॉरी n इंटू n+2, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हमें n का वैल्यू कितना मिल गया, 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 मिला। हमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिला, 0, क्योंकि n का वैल्यू 0 है। अगर n का कुछ वैल्यू रहता तो हम इस n का वैल्यू इस फॉर्मूला में बैठाते, हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाता। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें क्या मिला, 0। और मैग्नेटिक मोमेंट का एक मतलब कि यूनिट है, ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग बोहर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं। अब आप समझ जाइए कि अब BM लिखा रहता है, कैपिटल B कैपिटल M लिखा रहता है। तो बोहर्स मैग्नेटॉन जो है मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है और ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमारे पास फॉर्मूला है और n का वैल्यू हम यहां से देख के बता देंगे। हाँ ये नहीं कि पेयरिंग के पहले वाला देख के बताना, नहीं उसके नहीं देख के बताना है, हमें फाइनल रिजल्ट देख के बताना है। क्योंकि हमारे पास साइनाइड दिया हुआ है, हमारे पास सलमान खान पहले से दिया हुआ था, तो हमें उसके बाद का, उसके इफेक्ट जो है उसके बाद का ही हमें निकालना है। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो हमें डायरेक्टली इसका वैल्यू जो है 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 0 इंटू एनीथिंग, अगर यहाँ पे 0+2 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0। ओके तो 0 बोहर्स मैग्नेटॉन आ गया, ये हो गया। अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले, हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमारे एक ही चीज और बचा हुआ है, वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें निकालना है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए हमें एक टर्म और निकालना पड़ेगा, वो है एस। एस हमें निकालना पड़ेगा, एस हमें निकालना पड़ेगा। हमने जैसे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एन निकाला था, वैसे ही हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए एस निकालना पड़ेगा। अब हम भाई एस क्या होता है हमें तो नहीं पता है, हमने तो एस के बारे में अभी तक सुना भी नहीं था क्या होता है। तो टेंशन मत लो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हमें एस का वैल्यू जो है ये होता है, अगर आपके यहां पर एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस का वैल्यू हाफ हो जाता है। इफ वी
If we have a one unpaired electron, then the value of S is half. If we have a two unpaired electron, then the value of S is 1. If we have a three unpaired electron, then the value of S is 3/2. हाँ, तो अगर S का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हमारा वैल्यू हो जाता है हाफ S का। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसका हो जाता है वैल्यू 1। अगर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम S का वैल्यू निकाल देंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस बॉक्स में, अभी तो एक भी नहीं है, सब पेयर है, सब दो दो के साथ में पेयरिंग बना के रह रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो ये हमें पता चल गया कि कैसे निकालना है। ओके, S तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2s+1। क्या है? 2s+1। हाँ, अगर एक जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो S का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। S का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अभी हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, S का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 2 0 तो 0 + 1 is 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें मिल गया 1। हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल गया K4FeCN6 का 1 है। समझ रहे हो? इसी तरीके से जिस तरीके अगर आते गया हमें S का वैल्यू निकाल के स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल देना है। समझ रहे हो? तो हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर निकाला, फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल दिया। तो दैट्स इट, इतना ही वैलेंस बॉन्ड का काम था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इतना ही काम था। एक एग्जांपल और ले लूंगा मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, और लेकिन मैं आपको पहले वो टेबल बता देता हूँ, स्ट्रक्चर का टेबल, कि हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद में उसको हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद हमें कैसे उसके प्रेडिक्ट करना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं रफ करता हूं। सो ओके, तो ये आप देख सकते हो, मैंने यहां पे लिख दिया कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका इसमें से कुछ भी आता है तो उसके सामने वाला उसका क्या रहेगा? स्ट्रक्चर। क्या समझे आप? कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन इसमें से कुछ भी आता है, ये दिए हुए में से कुछ भी आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो सामने वाले जितने भी हैं वो सबके स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने नोटबुक में लिख लो, या फिर इसको कैसे भी तरीके से आप याद कर लो, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला ही है ये। तो ओके, इसको मिटाते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट बच गया है, वो मैं बता देता हूं आपको वीबीटी का। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने यहां पर जब मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, समझ रहे हो? मैग्नेटिक मोमेंट से हमें एक चीज और पता चलता है, इस कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज और पता चलता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पता चलता है। अब आप पूछोगे कि सर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। हम जब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे, जिसका फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू n/n+2 था अंडर रूट ब्रैकेट में, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल रहे थे, अगर n का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहा, मतलब कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट है, देन द स्ट्रक्चर इज पैरामैग्नेटिक। कैसे रहेगा? if n present of any unpaired इलेक्ट्रॉन। अगर पैरामैग्नेटिक तभी होगा जब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कुछ नंबर में आएगा। तभी जाके हमें पता चलेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है। अगर या तो फिर उसके और एक कॉन्सेप्ट आपको इजी में बता दे रहा हूं, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो फिर वो जो स्ट्रक्चर होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। पैरामैग्नेट मतलब वो एक मैग्नेट की तरफ में बिहेव करेगा। हाँ, समझ रहे हो? ये मिटा देते हैं तब तक। और अगर
n का वैल्यू 0 रहा तो, अगर n का वैल्यू 0 आया तो देन दैट कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ डायामैग्नेटिक। अगर ऐसा कंपाउंड या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 आए या फिर n का वैल्यू 0 आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 0 रहे, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भैया ये डायामैग्नेटिक है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रही है। ये मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर नहीं दिखाएगा और वो डिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, और मैग्नेट की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। तो ऐसे जगह पे जहां पर n का वैल्यू 0 आए वो हमारा डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट और यहां पर पढ़ लिया जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन कौन से थे? CO, CN, ये याद करने का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। ये याद करने का हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कोई सुने नहीं, कोई सुने नहीं इन्हें, कोई सुने नहीं इन्हें। अब इसमें कोई में CO आप देख सकते हो, यहां से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। सुने मतलब साइनाइड, यहां से सू से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इन्हें, इन्हें पे थोड़ा सा आप देखो, एक एक्यूरेटली मैं, एक बहुत ही ऐसा नहीं है कि मैं एकदम एक्यूरेट आपको उठा के लेके आऊंगा और आपको चिपका दूंगा कि नहीं ये आप कर लो, आपको वो चीज याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको भी रिलेट करके लेना पड़ेगा कि नहीं से मतलब कि NH आ जाता है, ओके, और इन्हें का मतलब इन्हें से इथिलीन डायमाइन आ जाएगा। हाँ, तो अगर आप ये पढ़ लेते तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बारे में पता चल जाएगा। जहां पर भी ये ग्रुप्स आ गए वहां पेयरिंग कराएंगे। और जब, हाँ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, जब भी ये ग्रुप प्रेजेंट है और वो अपने डी में से इलेक्ट्रॉन्स, डी का जो इलेक्ट्रॉन्स था आपने देखा रहेगा कि जो इस तरीके से 5 डब्बा वाला था, उसमें से आप देखे रहोगे हमने जो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से थे, यहाँ पे एक था, ये जो दोनों थे ये शिफ्ट होके यहां चले आया था, ये शिफ्ट होके यहां चले आएगा। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से बन गया था, 1 2 3, यहां पहले से ही पैर था, यहाँ पे पैर हो गया और एक यहाँ पे पैर हो गया। तो इस तरीके से हो गया, तो दो डब्बा हमें खाली मिल गया। जब भी डी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके डी पे ही आ जाए, क्या समझे आप? डी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके डी के ही अंदर आ जाए, मतलब कि n-1 के डी के इलेक्ट्रॉन जब एक ही में अपने पास में ही वो पेयरिंग करा लें, तब हम उसे बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसे? इनर डी कॉम्प्लेक्स। अब समझ रहे हो? अगर ये डी के ही, अगर कोई भी डी रहे, जैसे कि मोस्ट ऑफ टाइम आपको 3D ही मिलेगा, अगर 3D के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रहेंगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये जो पेयरिंग कर लेते हैं, डी के अंदर ही पेयरिंग कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है एस के उठ के डी के अंदर भी आते हैं, तो वहां पे हमें नहीं ध्यान देना है। जब डी के ही डी में आ जाए, डी का ही यहीं का इलेक्ट्रॉन उठ के सिर्फ डी के अंदर आ जाए, तब हम उसको बोल सकते हैं कि नहीं भैया ये कौन से कॉम्प्लेक्स हो गए, ये हो जाएगा इनर डी कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? इनर डी कॉम्प्लेक्स। Whenever there is a shift of an electron of n-1 d orbitals, inner d orbitals, then we say that complex or that compound is inner d complex or inner d compound. That's it. तो बहुत ज्यादा ये सब छोटे छोटे चीजें मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब एग्जाम्पल लेंगे तब सब क्लियर होगा, लेकिन एग्जाम्पल लेते समय पूरे वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसकी वजह से मैं आपको ये सब ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं। मुझे अगर मौका मिले तो मैं सबके एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। ओके, तो इनर डी कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आया? इनर डी कॉम्प्लेक्स, अगर डी के ही इलेक्ट्रॉन डी में ही शिफ्ट होके चले आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे अभी हम लोग यहाँ पे साइनाइड, हाँ, ये तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स नहीं है तो आपको डी के ऑर्बिटल्स और ये इनर डी कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, शिफ्टिंग कराना ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये इतना 2-4 चीज था इंपॉर्टेंट।
जो मैं आपको बता दिया। ओके, तो ये इतने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम ऐसे ऐसे सब चीज निकाल सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो इनर डी कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो ये सब चीज हम जो है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकाल सकते हैं। अब देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो भी मार्केट में गलत साबित हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस चीज को भी गलत ठहरा दिए कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये नहीं बता पा रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये नहीं बता पा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसी खामियां आ गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या ऐसे चीज आ गए जिसकी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने लगा। तो अभी हम उसको देखेंगे, तब तक के लिए इसको नोट कर लो आप। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अभी तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्या क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, कैसे कैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स निकाले, हमने सब कुछ देख लिया। अभी देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल होने लगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, हम उसको देखेंगे अभी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सबसे पहला जो बड़ा लिमिटेशन ये था कि उसने जो है ना कुछ और लोगों ने एक आगे आप पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बस इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में ही रहेगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से कुछ कॉम्प्लेक्स कलर आने शुरू हो गए, कुछ कलर आने लगे। तो वो कलर क्यों आ रहे हैं, उस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया कि कोई बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जो कि कलर फॉर्म करने लगे, वो कुछ अलग अलग कलर में होने लगे, कुछ पिंक में होने लगे, कुछ रेड में होने लगे, कुछ वायलेट में होने लगे, कुछ इंडिगो कलर में होने लगे। तो लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कलर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो सबसे पहला लिमिटेशन इसका ये था लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर लिमिटेशन की अगर हम बात करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने लिमिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। तो सबसे पहले ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कलर के ऊपर कुछ भी नहीं बता पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई फ्यू complex are colored। उसने ये नहीं बता पाया कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जो कलर फॉर्म कर रहे थे, कलर के बारे में उसने कुछ भी बताया ही नहीं था। ओके, तो सबसे पहला अपना पॉइंट ये हो गया। अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि कुछ ऐसे ऐसे मेटल्स हमें मिलने शुरू हो गए थे, कुछ ऐसे ऐसे मेटल्स मिलने शुरू हो गए थे जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेराई कर रही थी। क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है वापस से बोलता हूं कि कुछ ऐसे कुछ जगह पे म्यू का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कुछ नंबर में, जैसे 1 आया, 2 आया या फिर 3 आया, कुछ भी आया मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। बहुत जगह पे ऐसा था कि इसके नंबर आने की वजह से एन का वैल्यू पॉजिटिव 1, 2, 3 होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ, डायामैग्नेटिक हुआ। तो ये क्यों हुआ, ये एक्सेप्शनल्स कौन कौन से थे, ये सब चीज के बारे में इसने नहीं बताया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये चीज नहीं बताया कि क्यों मैग्नेटिक मूवमेंट जो थे वो पॉजिटिव होने के वजह से भी, पॉजिटिव होने के बाद भी, और एन के वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल होने के बाद भी क्यों पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ, डायामैग्नेटिक क्यों हुआ, ये चीज के बारे में इसने नहीं बताया। तो वो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, पॉइंट वगैरह सब आप अपने बुक से पढ़ लेना, समझ रहे हो। तो ये दूसरा पॉइंट था मैग्नेटिक मूवमेंट को लेकर के। अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग ने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस था, और इसके वजह से भी क्या क्या चेंजेस था वो भी हमने पढ़ लिया है। और एक मैग्नेटिक मोमेंट वाला हो गया, सॉरी। और तीसरा था कि इसने ये भी बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स रहेंगे जो कि इनर कॉम्प्लेक्स रहेंगे या आउटर कॉम्प्लेक्स रहेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स रहेंगे या आउटर। इनर के लिए क्या कंडीशन था कि n-1 d ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो होने चाहिए, तो ये इनर कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया। और आउटर कॉम्प्लेक्स के लिए nd था, n वाला जो था d का वो था। तो ये इनर और आउटर क्या पूरा अच्छी तरीके से उसने नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो उस चीज को भी हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। क्या मैंने पहले पढ़ा दिया
कि सबसे पहले पढ़ा दिया कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस थे जो कलर फॉर्म कर रहे थे, और सेकंड हमने बताया कि बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो ऐसे आए जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वराई कर रही थी बट मैग्नेटिक मोमेंट को फॉलो नहीं कर रही थी। और थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जो इनर थे और आउटर कॉम्प्लेक्स थे एक ही मेटल के जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का सेम था। कोई मान लीजिए कि जैसे कोई एक मेटल ले लो, कॉपर ले लो, मान लो कॉपर 2+, एक कॉपर मेटल का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ऐसे ही का एक बार इनर कॉम्प्लेक्स बनता है और एक बार आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये दो चीज क्यों हो रहा है भाई? मेटल भी सेम है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसका सेम है, तब फिर क्यों ऐसे दो वेरिएशन हो रहे? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सब चीज नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ये 3 लिमिटेशन उसके थोड़े मेन थे। और एक और भी था, मैं आपको बता रहा हूं, एक और था कि एक और उसने बताया कि उसने ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाया था कि कितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कितने वीक फील्ड लिगेंड्स है। कहीं कहीं पे किसी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, कहीं कहीं पे किसी के लिए कोई वीक बन जा रहा है। हाँ, वो मैंने आपको जो यहाँ पे पढ़ाया था, कोई सुने नहीं इन्हें, वो सब तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, वो सबके लिए है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया NH3 जो है ना, वो 3 से 4 मेटल के लिए एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और बाकी सब के लिए वो एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। समझ रहे हो? और जो निकल है, निकल जब सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, जब निकल, एक बता दे रहा हूं एक्सेप्शनल मुझे याद है, जो निकल है ये जो है एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा। तो डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो, क्या डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो, जो कि एक चिलेटिंग लिगेंड था, चिलेटिंग लिगेंड्स, अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट है तो ये निकल के प्रेजेंट में DMG एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन हम वो 4 में इसका नाम तो नहीं आया था, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये भी एक उनका बड़ा एक्सेप्शनल था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। समझ रहे हो? जो कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। चलो, हमने ये 3-4 जो पढ़ा, अभी 4 हमने पढ़ लिया। अभी 5वां एक लिमिटेशन और उनका मैं बता रहा हूं। 5वां उनका एक लिमिटेशन जो था वो थोड़ा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे आप समझ लो कि अगर आपको लास्ट में 4 डिब्बे मिलते हैं, एक S का हो गया, हाँ, अगर सुनो, अगर आपके पास 4 डब्बा बनाना है तो आपको 2 कंफ्यूजन होगा कि क्या ये sp3 है या DsP2 है। ये दोनों के बीच में उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों दोनों में 4 ही डब्बे चाहिए, बट ये दोनों डिफेंड कर रहा है। जैसे S में 1 हो गया और P 3 हो गया, मिला के कितने डिब्बे हेरे हमने? 4 डब्बे बनाए थे, 4 ऑर्बिटल्स हम लोग ने निकाले। और DsP2 में कितने निकाले थे? इसमें भी भाई 4 है। तो दोनों में डिफरेंट उसने कुछ नहीं बताया था, दोनों में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ डिफरेंट नहीं बताया था। समझ रहे हो? उसने कुछ डिफरेंट ये दोनों के बीच में नहीं बताया, जो कि उन्हें बताना चाहिए था। वो चीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आगे जाके हम लोग को एक्सप्लेन करेगा, वो आगे जाके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें एक्सप्लेन करेगा। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, और उसके बाद बहुत अभी और जो भी रहेंगे आप अपने बुक से पढ़ लेना। एक लास्ट में आपको बता रहा हूं कि उसने रिएक्टिविटी नहीं बताई थी, रिएक्टिविटी नहीं बताया था। D3, D4 या फिर D5, ये सब के बीच में उसने हाईली रिएक्टिव कौन है, लो रिएक्टिव कौन है, डी के फॉर्म में उसने रिएक्टिविटी नहीं बताया, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन किया। सुनियो, कभी भी कोई भी चीज को जब आगे आपकी गलती पकड़ी जाती है, अगर आगे आपका, अगर आपने इस रास्ते से नहीं गए, आप ये रास्ते से गए, समझ रहे हो, लेकिन जब बंदा ये रास्ते से जाएगा उसे कंफर्टेबल महसूस होगा, तब बोलेगा कि भाई तुम वो गलत रास्ते से चले गए, वो रोड सही नहीं था, लेकिन ये रोड सही था। तब आपको आपकी गलती एहसास होगी कि नहीं, मुझे इस तरफ से जाना चाहिए था। तो वैसे ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ में हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत सारी चीज ऐसे थे जो नहीं बताए, उसके आते हुए भी। देखो, साइंटिस्ट जब ऐसा सब निकालते हैं ना, प्रेडिक्शन करते हैं या फिर वो किसी चीज के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो सबको एक अपने थीसिस में नहीं लिख के दिखा सकते हैं ना। इसीलिए बहुत सारे ऐसे चीज थे जो उन्होंने नहीं लिखे थे, बट उनको आता था, लेकिन वो नहीं लिख पाए।
पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें जो था वो उन्होंने पूरा वो चीज के बारे में देखा। क्योंकि अगर आपको एक रास्ता पता चल गया तो आपको गाइडर मिल गया कि नहीं भाई वो रास्ता खराब है, तुम्हारे पास ऑप्शन इस रास्ते का ही है, और अगर आप इस रास्ते से गए तो डेफिनेटली आपको, मैंने पहले बोला कि ये रास्ता तो बहुत अच्छा था। तो उसी तरीके से अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जब पूरा आया, उसको तो आधा से ज्यादा चीज बना बनाया मिल गया ना, उसको आधा से ज्यादा चीज प्रूव किया हुआ मिल गया। तो अब वो देखो क्या होता है, रेसिंग होती है, रेसिंग होती है। रेस में अगर आप आगे निकल गए, अगर आप यहां तक चले गए, तो उसके आगे का कंपटीशन चालू होता है। समझ रहे हो कि उसने पहले से पूरा बना के रख दिया था, उसने पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या किया कि अब इसके आगे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ उसको ऐसे ऐसे चीज मिल गए जो इसने नहीं बताए थे। तो उस चीज को, उसका लिमिटेशन बता के वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पॉइंट्स बन गए। तो समझ रहे हो, इस तरीके से थे कुछ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहीं पर खत्म होता है। अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करने जा रहे हैं इसके बाद, तब तक के लिए आप ये पूरा नोट करो।